हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसे क्रिया के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, क्रिया से संबंधित जो है प्रश्न आपसे बार बार जो है पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है बहुत ही सरल एवं बहुत ही आसान भाषा में क्रिया से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सबके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वास्तव में हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि क्रिया क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, और साथ ही साथ जो क्रिया की उत्पत्ति आपको पता है कि धातु के द्वारा होती है। धातु कितने प्रकार की होती हैं, एक तरह से देखा जाए तो मूल धातु और आपकी यौगिक धातुएं, और यौगिक धातु भी कई प्रकार की होती है, यानी यौगिक धातु भी आपकी 3 प्रकार की होती है, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो है आपकी जो सकर्मक क्रिया है, चाहे अकर्मक क्रिया है, चाहे द्विकर्मक क्रिया है, चाहे आपकी जो है नाम यानी नाम बोधक क्रिया हो गई, या आपकी जो है क्रियार्थक जो आपकी संज्ञा है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो भी आपके एक तरह से देखा जाए जो भी इसके काइंड्स हैं, और इसको बहुत ही सरल आसान भाषा में यहाँ पे जो है सारा आपका जो डाउट है वो दूर करने का इस वीडियो में पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, यदि आप नए हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। वास्तव में ये पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्रिया है क्या चीज़। तो देखिए, क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा जो है किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है या प्रकट होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्रिया भी क्या है, एक शब्द ही होती है जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या प्रकट होता है। अब क्रिया एक शब्द जरूर है, क्रिया भी एक शब्द ही होती है, लेकिन जो क्रिया हमारी है वह एक विकारी शब्द होती है, यानी क्रिया के पास विकार होता है। और जो हमारी क्रिया होती है ना ये विकारी शब्द क्यों है, क्योंकि यह जो है परिस्थिति के अनुसार क्रिया का रूप भी बदलता रहता है। जैसे यदि आपका कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगती है, अगर कर्ता आपका मेल का है तो क्रिया भी आपकी जो है मेल की लगती है। तो इसीलिए जो है जो क्रिया होती है वो विकारी शब्द है आपका। अब चलिए एक उदाहरण लेके हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया राम जाता है, तो राम जाता है। अब आप देख रहे हैं जाना यहाँ पे क्या है, आपकी एक तरह से क्रिया हो गई। अब इसे विकारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे राम जो है जो करता है वह आपका जो है मेल है, तो यहाँ क्रिया भी जो लगी है वो मेल जाता है लगी है, यानी जाती है नहीं लगा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे बदलाव हो रहा है, यानी क्रिया में बदलाव हो, समय के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से यह क्रिया बदल रही है, इसीलिए इसे विकारी शब्द कहा जाता है। क्रिया एक विकारी शब्द है। दूसरी चीज, यहाँ राम जो है एक वचन का करता है तो यहाँ क्रिया भी एक वचन की लगाई जा रही है। तो इस तरीके से विकारी शब्द में ये होता है कि जो परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, और ये किस रूप में बदलते हैं, या तो ये जो है वचन के रूप में बदले, वचन और जो है आपका एक वचन होता है, दूसरा जो होता है लिंग के आधार पे, यानी मेल फीमेल के बेस पे चेंज हो जाएगा, या तो वचन यानी एक वचन एवं बहुवचन इस तरीके से, और कारक यानी जिस शब्द में कोई भी शब्द जिसमें ये तीनों विकार आ जाते हैं, वचन का, लिंग का, कारक का, वह शब्द विकारी शब्द कहलाता है। जो शब्द समय एवं परिस्थिति के हिसाब से उसमें कोई विकार न हो तो वह अविकारी शब्द होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारी जो क्रिया है वह हमारी जो है एक जो है आपकी विकारी शब्द होती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो हमारी क्रिया है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, जो क्रिया की उत्पत्ति होती है वह धातु से होती है। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि जो क्रिया का निर्माण होता है वो धातु से होता है। अब एक चीज समझना है कि जो क्रिया का मूल रूप जो होता है, यानी जो क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, वह क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो इसका मतलब है कि क्रिया का निर्माण जो है धातु से होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पढ़ना है, तो
तो देखा जाए तो पढ़ना एक आपकी क्रिया है, लेकिन इसकी अगर धातु को देखा जाए तो इसका निर्माण पढ़ धातु से हुआ है। अब इसके साथ ना जोड़ दिया गया। अब ये पढ़ क्या है, एक धातु है। अब इसके साथ जैसे ना प्रत्यय जोड़ दिया गया तो अब यह क्या हो गई, पढ़ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं, जब धातु के साथ, जब कोई धातु हो और उसके साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह जो है क्रिया का रूप ले लेती है। यानी क्रिया यानी अधिकांशतः जो क्रियाएं होती हैं उसका निर्माण जो होता है जब हम धातु में ना प्रत्यय जोड़ दे, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, रोना। तो ये एक इस तरीके से आपका, तो अब आप समझ पाए होंगे कि ना धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का निर्माण होता है और क्रिया की जो उत्पत्ति है वह जो है धातु से होती है। अब आगे चल के ये हम लोगों को देखना है कि जो हमारी धातु होती है, यह हमारी धातु दो प्रकार की होती है। एक जो धातु होती है जिसे आपका मूल धातु कहा जाता है, और जो दूसरी धातु होती है उसे आपका जो है यौगिक धातु के नाम से जाना जाता है। ये आपकी यौगिक धातु है। तो मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु का मतलब ये होता है कि मूल धातु में क्या होता है कि मूल धातु जो है एक स्वतंत्र धातु होती है। यानी यूं कहा जाए कि यह धातु किसी अन्य धातु पर निर्भर नहीं होती। जो मूल धातु होती है वह बिल्कुल स्वतंत्र होती है, यानी यह किसी अन्य धातु पर यह निर्भर नहीं होती है। जैसे जा, खा, पी, रह। तो ये जो धातुएं हैं आप देख रहे हैं, यह जो है मूल धातु होती हैं। यानी यह किसी अन्य धातु पर निर्भर नहीं होती है, यह बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तो जो धातु बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी अन्य धातु पर निर्भर ना हो, उसे हम मूल धातु कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यौगिक धातु की तरफ। तो जो हमारी यौगिक धातुएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है प्रेरणार्थक। एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी यौगिक धातुओं में यौगिक धातु का तीन प्रकार होता है जिसमें आती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो एक तो होगी प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा हो गया आपका यौगिक क्रिया, यानी इसे यौगिक क्रिया का नाम दिया जाता है। और जो सबसे तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है नाम बोधक क्रिया, यानी इसे नाम बोधक क्रिया या नाम बोधक के नाम से जाना जाता है। जबकि देखा जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया भी क्या है, एक तरह से धातु ही है। यौगिक क्रिया भी देखा जाए तो एक तरह से धातु ही है, यह भी धातु है, लेकिन ये यौगिक धातुओं में आती हैं। अब ये देखना है कि यौगिक धातु क्या है। तो जो धातुएं दो या दो से अधिक, यानी जो धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनती है वही आपकी यौगिक धातु होती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो है मूल धातु होती है और उसके साथ जो है कोई संज्ञा या विशेषण जोड़ दिया, या जो संज्ञा या विशेषण के साथ कोई जब मूल धातु जुड़ जाए तो भी यौगिक धातु का निर्माण होता है। या दो से अधिक जो मूल धातुएं हैं जब आपस में मिलती हैं तो यौगिक धातु का निर्माण करती हैं। अब यौगिक के अंतर्गत अब हम लोगों को जो जानना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसे प्रेरणार्थक क्रिया की संज्ञा दी जाती है। ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो देखिए जिस क्रिया के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो कार्य है वो कर्ता द्वारा न जो है करके किसी अन्य को प्रेरित किया जाता। आपको पता है कि जैसे राम जाता है, अब यहाँ जैसे राम जाता है तो भाई यहाँ जो क्रिया जाना इसका पूरा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जहाँ पर कि जो जिस क्रिया के द्वारा हमें ये पता चले कि कर्ता जो है कार्य न करके किसी अन्य के द्वारा कार्य को करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कोई अन्य कार्य कर रहा है, यानी अन्य को प्रेरित कर रहा है। कर्ता खुद न करके किसी अन्य को प्रेरित कर रहा है। तो जिस क्रिया के द्वारा ये पता चलता है वही हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हम आपको यहाँ लेके चलते हैं। एक हम लोग यहाँ पे मूल धातु लेते हैं, मूल धातु लेंगे और उसके द्वारा हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे। जैसे मूल धातु में आपको जैसे ले लेना है, जैसे एक मूल धातु का नाम लीजिएगा या मूल क्रिया, जैसे उठना। उठना देखा जाए, देखिए यह एक क्रिया है, यानी यह इसे मूल धातु भी आप कह सकते हैं क्योंकि उठ के साथ ना प्रत्यय जोड़ा गया, यानी उठना एक मूल धातु है। अब इसे कह दिया जाए उठाना या उठवाना,
तो ये क्या प्रकट हो रहा है, यानी भाई उठवाना, यानी कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य से के द्वारा जो है वो कार्य करवाना चाहता है। समझ बात आ रही है। ऐसे ही सोना, अब सोना देखिए ये मूल क्रिया है। अब कोई कहेगी सुलाना, देखिए सुलाना या कहा जाए सुलवाना। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जहाँ प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जहाँ पर, यानी जिस क्रिया के द्वारा हमें ये पता चले कि कर्ता जो है स्वयं न कार्य करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो अब आप समझ पाए होंगे, जैसे उठवाना हो गया, सुलवाना हो गया, पिलवाना हो गया। तो ये क्रियाएं हैं, ये देखा जाए तो एक तरह से मूल क्रिया है, और ये देखा जाए तो आपकी जो है आपका या यह मूल धातु है तो यह आपकी प्रेरणार्थक धातु है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है देखिए यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया जैसा कि नाम से ही क्लियर हो पा रहा है कि जब दो मूल धातु मिलेंगी, दो मूल धातुओं के मिलने से यौगिक क्रिया का निर्माण। देखिए अगर यौगिक क्रिया है तो यहाँ पर दो मूल धातु मिलेंगी, दो मूल धातु मिल करके जो है यौगिक क्रिया का निर्माण कर देती हैं, यानी एक तरह से यौगिक धातु बनाती हैं। जैसे आपने बहुत सी क्रियाओं को देखा होगा, जैसे रोना धोना हो गया। ठीक है, रोना धोना, खाना पीना। तो आप देख रहे हैं रोना अलग है मूल क्रिया, रोना और धोना देखा जाए तो इसकी मूल धातु अलग है और इसकी मूल धातु अलग है। यानी यहाँ दो मूल धातुएं, या यूं कह सकते हैं कि दो क्रियाएं आपस में मिल करके एक यौगिक क्रिया का निर्माण करती हैं। जैसे आपका हो जाएगा उठना और आपका हो जाएगा बैठना। तो उठना भी एक क्रिया है, बैठना भी एक क्रिया है। यहाँ दो क्रियाएं हैं, आपस में मिल जा रही हैं, जुड़ करके यौगिक क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दो मूल धातुओं के मिलने से, दो मूल धातु के मिलने से जो आपकी क्रिया या धातु बनती है वही हमारी यौगिक धातु या यौगिक क्रिया कहलाती है। अब आगे जो आपका लास्ट में है, जो आपका जो प्रकार है वो है नाम बोधक। तो यहाँ जरा समझ लेना है नाम बोधक। अब ये नाम बोधक क्या है? अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जब कोई संज्ञा, ध्यान में रखना, या कोई संज्ञा या कोई आपका विशेषण जब किसी मूल धातु के साथ, यानी यहाँ पर आप देखेंगे मूल धातु भी कह सकते हैं या इसे क्रिया भी कह सकते हैं। यानी जब कोई संज्ञा या विशेषण जब किसी क्रिया के साथ या किसी धातु के साथ जुड़ जाता है तो उसे ही हम जो है नाम बोधक धातु के नाम से कहते हैं। यानी जहाँ नाम ही जो है धातु का काम करे, यानी क्रिया का काम करे। जैसे देखिए अगर देखा जाए तो लाठी शब्द क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ पे इसके साथ एक जो है धातु जोड़ दी गई, एक क्रिया जोड़ दी गई मारना। अब लाठी के साथ मारना जोड़ दिया गया, यानी एक जो है संज्ञा उसके साथ एक क्रिया ले ली गई धातु। अब यहाँ हो गया लाठी मारना। तो ये लाठी मारना जो आपका है यह जो है नाम बोधक क्रिया हो गई, यानी यह नाम बोधक आपकी धातु हो गई। एक विशेषण ले लीजिए जैसे पीला, अब यहाँ पर लिखा है और यहाँ है पढ़ना। तो पढ़ना एक क्रिया है, अब पीला जो है विशेषण है, दोनों को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा पीला पढ़ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि जहाँ पर कोई संज्ञा या कोई जो है विशेषण जब किसी क्रिया के साथ या किसी धातु के साथ जुड़ करके एक नई क्रिया का निर्माण करती है या एक नई धातु बना देती है तो वही हमारी धातु नाम बोधक धातु या उसे नाम बोधक क्रिया से नाम से जानते हैं। इसको और ज़्यादा आगे चल के और क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि वास्तव में जो है हमारी जो धातु होती है वो दो प्रकार की होती है, मूल धातु, यौगिक धातु। और यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है, जो एक प्रेरणार्थक क्रिया या धातु के नाम से जानी जाती है, यौगिक क्रिया या धातु के नाम से जानी जाएगी, और नाम बोधक धातु या नाम बोधक क्रिया। तो ये सारी चीज़ें अब आपको स्पष्ट हो गई हैं कि जब प्रेरणार्थक क्रिया होगी तो जिस क्रिया के द्वारा ये पता चलता है कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य को प्रेरित कर रहा है। और यहाँ दो मूल धातुएं मिल करके, जब दो मूल धातु मिल करके एक जो है नई धातु का निर्माण कर देती है, यानी दो धातुओं के मिलने से
दो धातु के मिलने से यौगिक धातु का निर्माण होता है। और नाम बोधक में क्या होता है कि जहां नाम जो है क्रिया का काम, यानी नाम के साथ जब कोई धातु जोड़ देते हैं तो वो नाम धातु बन जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्रियाओं का प्रकार। तो देखिए क्रियाएं जो होती हैं हमारी ना, कर्म के आधार पर देखा जाए तो खास करके कर्म के आधार पर इसका दो रूप बताया जाता है। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, देखिए सकर्मक क्रिया से मतलब है कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक हो जाएगी, और जिस क्रिया के साथ कर्म न जुड़ा हो वो अकर्मक हो जाती है। जैसे लिख दिया गया सीता आपकी रोती है, तो यहाँ देख रहे हैं कि रोना एक क्रिया है लेकिन यहाँ कोई कर्म नहीं लगा है, डायरेक्ट जो है क्या लिखा गया, सीता रोती है। यानी जो अकर्मक क्रिया होती है जब किसी ये वाक्य में आती है तो यह पूरी बात को कंप्लीट रूप से अपना कह देती यानी प्रदर्शित कर देती है। तो सीता रोती, लेकिन अगर यही है कि राम आम खाता है, अब यहाँ ध्यान देना है राम आम खाता है, तो अब ध्यान दीजिए खाना क्रिया है लेकिन क्या खाता है, आम खाता है। तो यहाँ पर क्रिया के साथ जब हम क्या का प्रश्न करते हैं तो हमें जो है कर्म की जानकारी होती है, यानी आम क्या है, कर्म है, और खाना क्या है, क्रिया है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। इसकी नॉलेज खैर आप लोगों को अच्छे से है, लेकिन इसके बाद जो मैं बताने चल रहा हूँ, इसके बाद जो भी क्रियाओं के बारे में हम लोग समझेंगे उसको बहुत अच्छा से तैयार करना है। अब देखिए कर्म के आधार पर आपको पता चला हमारी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अब इसमें यह ध्यान देना है कि इसी में आपकी जो है एक आती है द्विकर्मक क्रिया, तो आपको पढ़ना है डबल ट्रांजिटिवर यानी द्विकर्मक क्रिया। अब ये द्विकर्मक क्रिया क्या है भाई, ये समझना है। डबल ट्रांजिटिवर, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जिस क्रिया के साथ दो कर्म जुड़ा हो, यानी जिस क्रिया के साथ दो कर्म लगा होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक के अंतर्गत ही आपका एक तरह से द्विकर्मक है। सकर्मक क्रिया है तो एक कर्म जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर द्विकर्मक क्रिया है तो उस क्रिया के साथ आपका जो है दो कर्म लगा होगा। जैसे आपको अगर द्विकर्मक का है, जैसे राम ने, अब इस यहां से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, राम ने श्याम को मिठाई दिया। अब यहां बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए यह द्विकर्मक क्रिया है। पहली बात देखिए, राम ने श्याम को मिठाई दिया, देना एक देखा जाए तो क्रिया है, देखा जाए तो यह क्या है, आपकी क्रिया है। अब देखिए एक चीज ध्यान देना, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे। अब पहले देखिए, अब कर्म भी दो प्रकार का होता है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है मुख्य कर्म और एक आपका जो होगा सेकेंड वाला वो गौढ़ कर्म, यानी गौढ़ कर्म। तो देखिए जो मुख्य कर्म होगा आपका, देखिए जो मुख्य कर्म है जिसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस चीज को समझना अच्छे से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आप क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करिएगा तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज होगी, यानी मुख्य कर्म पता चलेगा, मेन कर्म पता चलेगा। यानी क्या दिया, यानी राम ने श्याम को क्या दिया, तो क्या दिया यानी मिठाई दिया, यानी यहाँ जो मिठाई जो कर्म आया है यह आपका जो कर्म है यह आपका मुख्य कर्म माना जाएगा, यानी ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन किसको का प्रश्न करने थे, जब हम क्रिया के साथ किसको जोड़ करके प्रश्न करते हैं तो जो जवाब मिलता है। अब देखिए किसको दिया, अब यहाँ आपने क्या दिया आपने लिखा, यानी क्या दिया, तो क्या दिया भाई, मिठाई दिया। अब यहीं अगर आप किसको दिया, किसको का प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ, किसको दिया, तो पता चला राम को दिया। तो यहाँ जो राम को शब्द आ रहा है यानी राम को, यह आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपकी यहाँ पे मिठाई है। तो इस तरीके से आप समझ पाए यहाँ पर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और आपको अच्छे से ये पता चला कि द्विकर्मक क्रिया क्या है, क्योंकि जिस क्रिया के साथ दो कर्म लग जाए वही आपकी द्विकर्मक होती है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे,
एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा, यानी जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या का प्रश्न करने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज होगी और किसको का प्रश्न करने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज होगी। तो इस तरीके से ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जब ये समझ लिए हैं आप, तो चलिए अगली क्रिया के बारे में। बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे आपकी होती है सहायक क्रिया। थोड़ा इसको पहले भी समझ लिया जाए। सहायक क्रिया जिसे आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, जो जैसे कोई वाक्य होता है तो किसी भी वाक्य में जो है दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है। आप जानते हैं कि सहायक क्रियाओं के द्वारा ही हमें एक तरह से देखा जाए तो टेंस का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कि राम जो है, मान लीजिए, बाजार जाता है। ठीक है, ये लिखा गया है राम बाजार जाता है। तो पहली बात तो आप देख रहे हैं यहाँ जाना क्या है, एक तरह से यह मुख्य क्रिया है, इसे जाना मुख्य क्रिया माना जाएगा। लेकिन यहाँ जो है लगा है यही आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया लग जाए यानी वही आपकी सहायक क्रिया मानी जाती है। यानी राम बाजार जाता है, जाना एक क्रिया है, यह मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया है, और इसके साथ जो है जुड़ गया, या जैसे है, हूँ, ता, ती, ते, या इस तरीके का, या ये, गा, गी, गे, समान। मतलब आपको अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सहायक क्रिया को आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मुख्य क्रिया के अलावा एक वाक्य में जो है सहायक क्रिया भी होती है। तो सहायक क्रिया क्या यहाँ मानी जाएगी, है। चलिए, इसकी भी आपको जानकारी हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इसके बाद है। एक है, होता है जिसे कहा जाता है पूर्णकालिक क्रिया। तो ये पूर्णकालिक क्रिया क्या है? पूर्णकालिक क्रिया को कहा जाता है एब्सोल्यूट वर्ब। तो देखिए, जब कर्ता जो है एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद कोई दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो जो पहले पूर्ण की गई क्रिया है, जो पहले वाली क्रिया जो कंप्लीट हो चुकी है, वही आपकी जो है पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे आपने लिख दिया कि राम भोजन करके सोने चला गया, तो सोने चला गया। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि इसमें जैसे राम भोजन करके सोने चला गया, इसमें कौन क्रिया ऐसी है जो पूर्णकालिक क्रिया कही जाएगी? तो पहले तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं दो क्रियाएं लग रही हैं। राम भोजन करके, यानी भोजन करना एक अलग काम है, अलग क्रिया है, और सोने चला गया यानी सोना, ये देखा जाए तो सेकंड क्रिया है। तो पहले क्या किया है? भोजन किया है। अब भोजन करने के बाद सोने चला गया। तो जब कर्ता एक क्रिया को कंप्लीट करने के बाद यानी पूर्ण करने के बाद जब दूसरी क्रिया करता है, तो जो पहली क्रिया जो पूर्ण कर चुका है, वह पहली वाली जो पूर्ण क्रिया है वही पूर्णकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पूर्णकालिक क्रिया के अंतर्गत हो जाएगा भोजन करके। तो ये पहली वाली जो क्रिया है जो कंप्लीट कर चुका है। अब जैसे आ गया कि राम जो है यानी राम जो है थक कर सोने चला गया, तो सबसे पहले थका होगा, फिर उसके बाद थकने के बाद गया है सोने। या इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे एक तरीके से पूर्णकालिक क्रिया। तो यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया की पहचान है कि यहाँ दो क्रियाएं होंगी, और पहली वाली क्रिया जो है पूर्ण होने के बाद ही दूसरी क्रिया शुरू होगी। और जो पहली वाली पूर्ण क्रिया है, जैसा कि नाम से ही देख पा रहे हैं कि पूर्व का मतलब पूर्णकालिक क्रिया। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे कोई डाउट जो है नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्णकालिक क्रिया समझ में आ गया। तो अब इसके बाद देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझना है नाम बोधक क्रिया। ये नाम बोधक क्रिया क्या है? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉमिनल वर्ब, यानी ये नॉमिनल वर्ब है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर स्पष्ट है कि जहां पर कोई नाम हो और वो क्रिया का काम करने लगे। कहने का मतलब कि जब कोई संज्ञा या जो है विशेषण के साथ जब कोई क्रिया जो है जुड़ करके, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संज्ञा होगी, जब किसी संज्ञा या विशेषण के साथ कोई क्रिया जुटेगी, यानी यहाँ पर कोई न कोई धातु जुड़ जाएगी। यानी जब कोई धातु जुटेगी, धातु का मतलब क्रिया जुटेगी, तो जब किसी संज्ञा या विशेषण के साथ कोई क्रिया जुड़ जाती है, तो जो इसके इन दोनों के मिलने से जो क्रिया बनती है वही आपकी होती है नाम बोधक क्रिया। ये और स्पष्ट करने चला हूँ। जैसे देखिए, इसके पहले हम लोग समझे थे, जैसे आपका था लाठी आपकी थी, तो लाठी देखिए एक संज्ञा है।
अब मारना क्या है? क्रिया है। यानी जब किसी संज्ञा है और ये संज्ञा हो गई और मारना क्रिया हो गया। जब संज्ञा के साथ कोई क्रिया मिल करके अब इसे जब ये जुटेगी तो क्या बना देगी? लाठी आपका मारना हो जाएगा। अब ये लाठी मारना जो क्रिया है इसे क्या कहा जाएगा? लाठी मारना। तो लाठी मारना जो है आपकी जो है नाम बोधक क्रिया है, यानी नॉमिनल वर्ब है। यहाँ नाम था लेकिन जुट करके लाठी मारना हो गया। जैसे लात मारना, अब यहाँ लात शब्द क्या है? संज्ञा है। अब मारना हो गया, तो अब ये जो पूरा लात मारना अगर दिया गया है और आपसे पूछा जाए लात मारना कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे लात मारना एक क्रिया है, बट जो है यहाँ लात संज्ञा है, इसलिए यह जो है नॉमिनल वर्ब है। यहाँ नाम एक तरह से क्रिया का काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग विशेषण को लेकर के भी देख लेते हैं। जैसे विशेषण में आप जाइएगा तो एक विशेषण लिख लीजिए, जैसे दुखी शब्द है। तो दुख क्या है? दुख जो है, सुख दुख जो है आपका एक तरह से विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है। तो दुखी लिखा गया है और एक क्रिया ले लीजिए होना, दोनों से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा दुखी होना। तो एक तरीके से दुखी होना जो आप देख रहे हैं यह जो है यहाँ एक तरह से विशेषण जो है आपका क्रिया का काम कर रहा है। यानी इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? नाम बोधक क्रिया, यानी नॉमिनल वर्ब। तो जब कोई संज्ञा या कोई विशेषण किसी क्रिया के साथ मिल करके जो क्रिया का निर्माण करता है तो वो जो क्रिया निर्मित होती है वह क्रिया नाम बोधक क्रिया के नाम से जानी जाती है, यानी नॉमिनल वर्ब। अब इसका चलिए उल्टा देखते हैं। एक इसका उल्टा होता है वर्बल नाउन, यानी उसको कहा जाता है क्रियार्थक संज्ञा, यानी उसे कहा जाता है वर्बल VER, यानी VERBAL, वर्बल नाउन आपका। ठीक है, तो ये वर्बल नाउन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। अब यहाँ यह है कि जब कोई क्रिया जो है संज्ञा का काम करने लगे, यानी जैसे कोई वो क्रिया है लेकिन अब उस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा का काम करने लगे, यानी सब्जेक्ट का काम करने लगे, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग जो है क्रियार्थक संज्ञा या उसे वर्बल नाउन कहते हैं। देखिए नाम से ये स्पष्ट है, वर्बल नाउन, जहां वर्ब जो है नाउन का काम करे, जहां क्रिया जो है संज्ञा बन जाए। जब संज्ञा क्रिया बनती है तो उसे हम नॉमिनल वर्ब कहते हैं, यानी संज्ञा क्रिया। आगे आपने क्या पढ़ा? वहां पे संज्ञा क्या बन गई? क्रिया बन गई, यानी नाम क्रिया बन गया तो उसे आपने नॉमिनल वर्ब कहा था। और जब कोई क्रिया जो है संज्ञा बन जाए तो उसका नाम हो जाता है वर्बल नाउन, यानी ठीक उल्टा है यहाँ पे। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो देख रहे हैं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ जो टहलना शब्द आया है, टहलना क्या है? देखा जाए तो क्रिया है क्रिया, लेकिन यह जो है वाक्य में सबसे पहले आ गई है, यानी यह कर्ता का काम कर रही है। यानी यूं कहा जाए कि वास्तव में एक तरीके से यहाँ पे संज्ञा का रूप ले रही है। तो इसीलिए इसे जो है हम लोग टहलना यहाँ पे है क्रिया, लेकिन यह जो है किसका काम कर रही है? वर्बल नाउन का। या देश हित के लिए आप इस तरीके का भी आप जो है देश के लिए मरना अच्छा है। जैसे कोई कह दिया देश के लिए मरना अच्छा है, देश के लिए मरना अच्छा है। यहाँ मरना शब्द जो है वो क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है? यह वर्बल नाउन का है तो वर्ब, लेकिन नाउन का काम कर रही है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे वर्बल नाउन हो गया। अभी आपके पास जो है एक क्रिया और बच रही है, जिस क्रिया को हम लोगों को देख लेना है। अब ये जो सबसे लास्ट क्रिया होती है जिसे आपका जो है संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी कंपाउंड वर्ब, यानी संयुक्त क्रिया, यानी कंपाउंड वर्ब। तो देखिए कंपाउंड वर्ब का मतलब आपने जो ऊपर पढ़ा था यौगिक धातु, या आपने पढ़ा था यौगिक क्रिया। ठीक यौगिक क्रिया ही देखा जाए, यौगिक क्रिया को ही देखा जाए तो संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्योंकि जब दो क्रियाएं आपस में एक साथ जुड़ी हुई हैं, जहां दो क्रियाएं आपस में एक साथ संयुक्त हों या मिली हुई हों या जुड़ी हुई हों, तो वही हमारी संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया या यौगिक धातु देखा जाए तो बोली। जैसे वहां पर आपने देखा था, वहां पे आपने संयुक्त में देखा था, जैसे रोना धोना, खाना पीना,
हंसना, है ना, खाना पीना, उठना बैठना, सो ऑन, इस तरीके का बहुत सारा आपने जो है देखा था। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक, चलिए जो है वाक्य लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया जाए, जैसे है कि वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा, वर्षा आपकी होने लगी। तो देखिए लगी, वर्षा, यहाँ देखिए पढ़ना एक अलग क्रिया है और लगना यानी लगा एक अलग क्रिया। यहाँ दो क्रियाएं हैं, या यहाँ दो धातुएं हैं और दो धातुएं आपस में मिल रही हैं। तो जब दो धातु या दो क्रिया जब आपस में मिलेगी तो वही संयुक्त क्रिया होगी। यहाँ इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, यानी वर्षा होना अलग है, वर्षा होने, वर्षा होना अलग है, यानी होना अलग है, लगी यानी वर्षा क्या होने लगी, होना अलग क्रिया है और लगना अलग क्रिया है। तो इस तरीके से जब एक तरीके से दो धातुएं मिल जाएं या किसी भी वाक्य में जब दो क्रियाएं एक साथ जो है संयुक्त होती हैं तो उसे ही हम लोग संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। ये आराम से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, एक साथ ये कंबाइंड रूप से बिल्कुल होती ही हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें और आप जो है इस वीडियो को लाइक करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जो है। और आपने अपना जो है कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।